नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार उत्तरांचल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर एक बार दोबारा जो पंवार वंश का इतिहास है उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण जो अन्य शासक हैं उन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये सीरीज़ है हमारी ये बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि 60 राजाओं का शासन रहा है और इनमें भी हमें कुछ चुनिंदा शासकों को ही पढ़ना है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले हमने कनकपाल और अजयपाल को डिस्कस किया था विद फैक्ट्स। आपका पूरा पीडीएफ आपके सामने है। एग्जाम के टाइम पे आप इसी पीडीएफ को स्क्रीनशॉट लेकर या ऑडियो जो मैं बता रहा हूँ लाइन टू लाइन इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अजयपाल किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण शासक पंवार वंश का माना जाता है, जो कि एक वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अजयपाल के बाद लक्षण देव या लखन देव भी कहते हैं, उनका शासन प्रारंभ होता है, परंतु उनके कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित नहीं हुई, जिससे कि हम सीधे आज आएंगे आपके जगतपाल पे। जगतपाल का जो टाइम पीरियड 1442 से लेकर 1460 ईस्वी रहा है और इसमें आपको ध्यान ये देना है कि यह पंवार वंश का राजवंश का 34वां शासक था और परमार वंश का पहला शासक जिसने भोर तिब्बत पर दावा क्षेत्र पर आक्रमण किया था ये जगतपाल था। इनके विषय में जानकारी देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर के ताम्रपत्रों से प्राप्त होती है। दोस्तों इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण घटना ये है कि ताम्रपत्र अभिलेख से जो रघुनाथ मंदिर का जो ताम्रपत्र अभिलेख है उस अभिलेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है, जो आज भी देवप्रयाग में स्थित है। आपको पता होगा रघुनाथ मंदिर जो है द्रविड़ शैली का मंदिर है जो देवप्रयाग में स्थित है और उत्तर भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि द्रविड़ स्टाइल में बना हुआ है। इस ताम्रपत्र में इसने स्वयं को रजवार राजा लिखा है, रजवार राजा लिखा है। इस अभिलेख में इन्होंने अनेकों वैष्णव मंदिरों को भूमि दान देने का उल्लेख भी मिलता है, जिसमें कि जगतपाल के द्वारा अनेक मंदिरों को क्या दिया जाता है, भूमि दान दिया जाता है। पंवार वंश के यहाँ पे प्रश्न है, पंवार वंश के किस शासक का प्राचीनतम ताम्रपत्र देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिलता है? तो वो जगतपाल का है, जो कि 1455 ईस्वी का माना जाता है। जगतपाल के बाद कल्याणपाल आते हैं और यहाँ पर आपको पता होगा कि शाह की उपाधि लगी हुई है, यानी 1519 से 1528 इनका कार्यकाल है। और यहाँ पर आपको ये बात जरूर जाननी है, कुछ विद्वानों के अनुसार कल्याण शाह प्रथम शासक था जिसके आगे शाह की उपाधि लगी थी। लेकिन सबसे पहले अपने नाम के पीछे शाह की उपाधि लगने में कुछ विद्वानों का मत है कि कल्याणपाल ने भी शाह की उपाधि लगाई थी। लेकिन हम ओरिजिनली हम क्या करते हैं कि बलभद्र शाह को विद फैक्ट्स और विद प्रूफ हम बलभद्र शाह को ही मानते हैं। इन्होंने अपने शासनकाल में शासन सत्ता अपने मंत्रियों को सौंप दी थी। बलभद्र शाह से पहले किस शासक ने शाह की उपाधि धारण की? तो यहाँ पर आपको फिर एक बार यहाँ पे पॉइंट आएगा, कल्याण शाह। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। फिर कल्याणपाल के बाद सहजपाल शासक आते हैं, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण शासक है। 1547 से 1575 ईस्वी इनका जो रहा, इनका कार्यकाल रहा। दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अकबर द्वारा इसके कार्यकाल में गंगा जी के स्रोत हेतु अन्वेषक दल भेजा गया था, क्योंकि आपको पता होगा कि अकबर जो था वो एक ऐसा शासक था जो गंगा के पानी को प्रयोग करता था। तो सहजपाल उस समय उत्तराखंड में शासन कर रहे थे, तो अकबर ने क्या किया कि अपना एक अन्वेषक दल भेजा गढ़वाल में कि पता लगाओ कि भाई गंगा का उद्गम कहाँ से हो रहा है। तो कहते हैं कि सहजपाल ने अपने शौर्य अपने बल से क्या किया था कि उस अन्वेषक दल को वापस भेज दिया था। इनके समकालीन राजा चंद्र जो राजा थे बालो कल्याण चंद्र थे और रुद्रचंद्र थे। दोस्तों आपको पता होगा कि बालो कल्याण चंद्र और रुद्रचंद्र चंद्रवंश के महानतम शासकों में रहे हैं। इनके बारे में भी हम अगले जो अन्य वीडियोज हम इसको पहले पूरा करेंगे सीरीज को, इसके बाद हम चंद्रवंश को भी पढ़ेंगे। सहजपाल को वीर गुणज्ञ सुखद प्रजाया कहा गया है और सहजपाल को ही सुख देने वाला शासक भी कहा गया है। सहजपाल के बारे में ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि ये जो थे ये अकबर के समकालीन थे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपको ध्यान रखना है, ये अकबर के समकालीन थे। सहजपाल के 5 अभिलेख देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिलते हैं और ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि किस शासक के अभिलेख देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिले हैं, वो है सहजपाल। कवि भरत ने सहजपाल को राजनीतिक चतुर और शत्रु को संताप देने वाला कहा है। रामायण प्रदीप में सहजपाल को महाबली एवं विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया है।
तो दोस्तों हम यहाँ पर जब सहजपाल पढ़ रहे थे तो सहजपाल के बारे में देवप्रयाग महत्वपूर्ण हमारे उसमें आ रहा था, क्योंकि देवप्रयाग में जो अभी हमने देखा कि जो रघुनाथ मंदिर है उसके बारे में बात हो रही थी। तो रघुनाथ मंदिर को लेकर आपको पता होगा कि ये द्रविड़ स्टाइल में बना हुआ या द्रविड़ शैली में बना हुआ उत्तर भारत का पहला मंदिर है। परंतु देवप्रयाग के बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स और भी है इसमें। ये है देवप्रयाग अलकनंदा बहु भागीरथी देवप्रयाग अलकनंदा बहु भागीरथी और सास संगम के अलकनंदा बहु है और भागीरथी जो है सास के नाम से, यानी सास और बहु का संगम यहाँ पर होता है, जिनको स्थानीय नाम से अलकनंदा को बहु कहा जाता है और भागीरथी को सास के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये संगम स्थल है। देवप्रयाग 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसमें दशरथांचल पर्वत, नृसिंगांचल पर्वत और गिदांचल पर्वत, ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। अगला है देवप्रयाग का प्राचीनतम नाम ब्रह्मा तीर्थ इंद्रप्रयाग सुदर्शन क्षेत्र है और देवप्रयाग का नाम देवप्रयाग देव शर्मा ब्राह्मण के नाम पर पड़ा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चीनी यात्री हेनसांग ने अपने अभिलेखों में देवप्रयाग को ब्रह्मपुरी कहा है और ऐसा माना जाता है कि देवप्रयाग में कौवे नहीं दिखाई देते हैं। ये भी एक बहुत बार ये एक ध्यान रखने योग्य बात है कि देवप्रयाग में कौवे नहीं देखे जाते हैं, यानी वहाँ पे मिलते ही नहीं हैं। देवप्रयाग से 18 किलोमीटर दूर हिंडोला खाल के पास पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है और ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है। तो ये टिहरी गढ़वाल में है, जो कि देवप्रयाग से 18 किलोमीटर दूर है। देवप्रयाग में 2 कुंड है, वशिष्ठ कुंड और ब्रह्म कुंड। देवप्रयाग में नक्षत्र वेधशाला, जिसकी स्थापना अगस्त 1846 ईस्वी में चक्रधर जोशी के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। देवप्रयाग का वर्तमान रूप जो बनाया वो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा बनाया गया, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि शंकराचार्य जी जब उत्तराखंड की यात्रा पर आए थे तो उन्होंने कई मठों की स्थापना की थी। तो उन्होंने जो बीच में जो स्थान उनकी यात्रा के बीच में पड़े वहाँ भी उन्होंने कुछ मंदिरों की स्थापना की। तो यहाँ पर देवप्रयाग भी उसमें आता है। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में जयकीर्ति शाह की मृत्यु हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस स्थान पर, किस मंदिर में या किस शासक की मृत्यु हुई थी। जयकीर्ति शाह की मृत्यु हुई थी। जयकीर्ति शाह की रानियों के मठ भी देवप्रयाग में है। जो जयकीर्ति शाह रहे होंगे, जो उनके रानियाँ रही होंगी, उनके मठ भी यहीं पर स्थित है। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से जगतपाल का जो ताम्रपत्र मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। किसका ताम्रपत्र मिला है? जगतपाल का मिला है, जो 1455 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। इसके बाद सहजपाल, मानसा, इनके ताम्रपत्र भी वहाँ से प्राप्त होते हैं। और 1803 ईस्वी में भूकंप से यह मंदिर नष्ट हो गया था, जिसका जीर्णोद्धार बाद में क्या हुआ था कि ग्वालियर राजघराने के दौलत राव सिंधिया के द्वारा किया गया। माँ नंदा देवी की जो आपकी लोकजात यात्रा है वो कुरुड़ मंदिर चमोली से शुरू होती है। ये आपको थोड़ा यहाँ पे अलग फैक्ट्स आ गए। और यहाँ पे फिशर H.G. रॉस 1985-1987 ईस्वी, J.R. ग्रिग, G.E. अर्स्किन्स, D.T. रॉबर्टसन, E.E. ग्रीव्स, R.E. हैम्बलिन, A.M.W. शेक्सपियर, J.S. कैंपबेल, पर्सी विडम, इसके समय कुमाऊं परिषद का गठन एवं कुली बेगार प्रथा का इन्हीं के समय में क्या हुआ था की स्थापना हुई थी। ये थोड़ा आपका यहाँ पे जो ये फैक्ट्स है आपके, ये थोड़ा अदर फैक्ट्स आ गए हैं, परंतु परीक्षा के दृष्टिकोण से हर एक चीज़ महत्वपूर्ण होती है, तो उसको हमें जानना और समझना होता है। तो दोस्तों से हम यहाँ पे आएंगे अब कि नैनीताल की जेल की जो स्थापना हुई थी 1902 ईस्वी में हुई थी, और नैनीताल थाने की स्थापना 1943 में हुई थी। अल्मोड़ा थाने की स्थापना 1837 ईस्वी में हुई थी। रानीखेत थाने की स्थापना 1869 से 70 ईस्वी के बीच हुई थी। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि KL मेहता जो थे वो पहले भारतीय कमिश्नर जो थे, जो आज़ादी के बाद बने। इसके बाद किस वर्ष अंग्रेजों ने एक स्कूल श्रीनगर गढ़वाल में शुरू किया था? 1840 ईस्वी में किया था। नैनीताल को लोकप्रिय पर्यटन नगरी बनाने के लिए किस कमिश्नर ने प्रयास किए? तो ये बैटन भी आपको एक महत्वपूर्ण गवर्नर के रूप में गढ़वाल में देखने को मिलेगा। नैनीताल का नगरीकरण किसके समय हुआ था? तो लुसिंगटन के समय हुआ था। किसकी अनुशंसा पर तराई भाबर में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी? तो बर्ड की शासन व्यवस्था में हुई थी। प्रथम ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल का प्रशासन किस रूप में चलाया गया? गैर विनियमित प्रांत के रूप में।
कुमाऊं प्रदेश में शिक्षा विभाग की स्थापना 1857 में। किस कमिश्नर को निर्बुद्धि कमिश्नर कहा गया है? गोयन को कहा गया है। और किस कमिश्नर को जालिम कमिश्नर कहा गया है? ये ट्रेल को कहा गया है। अब दोस्तों ये टॉपिक समाप्त होने के बाद फिर हम आते हैं बलभद्र शाह पे। बलभद्र शाह का टाइम पीरियड 1575 से 1591 ईस्वी तक माना जाता है। और यहाँ पर फिर एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे यह है कि सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण करने वाला शासक बलभद्र शाह है। इन्हें यह उपाधि बहलोल लोधी ने दी थी और इन्हीं के शासनकाल में राजदूत भेजने की प्रथा शुरू हुई थी, जो कि गढ़वाल और मुगलों के बीच में हुई थी। तो ये बलभद्र शाह के समय महत्वपूर्ण है और अकबर के दरबार में प्रथम ये माना गया है। अगला है इसमें बलभद्र शाह को राम शाह, बलराम शाह भी कहते हैं। इनका उल्लेख अकबरनामा में भी किया गया है, यानी अकबरनामा में किस पंवार शासक का उल्लेख मिलता है तो बलभद्र शाह है। और ये अकबरनामा में इनका उल्लेख का जो जिक्र किया, ये बाल्टन नामक विद्वान ने किया। इन्होंने कहा कि भाई यहाँ से इनका क्या मिलता है, जिक्र में इनका उल्लेख मिलता है। 1581 में ग्वालडम का युद्ध जो हुआ था बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में हुआ था, और सुखाल देव भी इस युद्ध में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। इनके बीच में यह युद्ध हुआ था। और हरि प्रसाद डबराल ये बात कहते हैं कि जो ये ग्वालडम का युद्ध हुआ था ये इनके बीच में हुआ था। यानी ये मत किसका है? ये हरि प्रसाद डबराल का मत है। अगला इसमें है इसी युद्ध में रुद्रचंद्र की हार हुई थी तथा सेनापति पुरुषोत्तम पंत की मृत्यु हुई थी। इस युद्ध में के पश्चात बलभद्र शाह ने अपने आप को बहादुर शाह की उपाधि से नवाजा था। और इनकी तुलना जो होती है ये भीम से होती है। भीम से किसकी तुलना की जाती है? तो बलभद्र शाह की तुलना की जाती है। अगला है चंद्र शासक रुद्रचंद का बधावगढ़ पर जो आक्रमण हुआ था वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था। और इसी के समय जो ये ग्वालडम युद्ध हुआ था यही एक ही टाइम था। इसके बाद अगला फैक्ट है कि दोस्तों जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ये हम पीडीएफ से कर रहे हैं। इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हो जाती है जो कि थोड़ा बीच में रुक जाता है, तो इससे आप अन्यथा नहीं लेंगे। बल्कि ये एक बहुत बेहतरीन मेथड है कि मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा एक एक पॉइंट्स आपके माइंड में ये फिक्स हो जाएगा एग्ज़ाम के टाइम पे। अगला है इसी के समय इसके बाद इसका पुत्र मानसा राजा बना। और किस पंवार शासक ने सर्वप्रथम चित्रशाला की नींव स्थापित की थी? तो बलभद्र शाह ही वो शासक थे। बलभद्र शाह के अन्य नाम है बलराम शाह, राम शाह, जो अकबरनामा में इसका उल्लेख मिलता है। कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना भीमसेन से की है। और किस परमार वंश शासक ने मुगल दरबार में राजदूत भेजने की प्रथा शुरू की? तो ये बलभद्र शाह है, अभी हमने डिस्कस किया। बैजनाथ के युद्ध में सुकाल देव को रुद्रचंद ने मार दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। सुकाल देव को क्या था? रुद्रचंद ने मार दिया था किस युद्ध में? बैजनाथ के युद्ध में। और बलभद्र शाह के दो पुत्र थे मानसा और महीपति शाह। सबसे पहले मानसा गद्दी पर बैठते हैं और मानसा के बाद फिर जो महीपति शाह है वो गद्दी पर बैठते हैं। अभी हम बलभद्र शाह तक ही अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसके बाद हम फिर मानसा और महीपति शाह पर हम अपना टॉपिक तैयार करेंगे। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इस प्रकार से उत्तराखंड की नॉलेज को नई तरीके से पढ़ते रहेंगे, जो कि परीक्षा के टाइम पे बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। धन्यवाद।